इस पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं। पूरा जो काउंसलिंग का एक स्ट्रक्चर है ना, अगर वो आध्यात्म से शुरू हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। ये 3 सीढ़ियाँ हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो त्याग भी एक लिमिट तक चलता है। तो कृष्ण जी भी तो अर्जुन को यही कह रहे हैं, कर्म वापस आता है जी। मतलब 2 रीलें आपने देखी, आपका मोटिवेशन हाई हो गया, फिर 4 रीलें आपने देख लिया, आपका मोटिवेशन लो हो गया। रियल लाइफ केवल एक भ्रम है। ओके। कोई युद्ध बाहर हो ही नहीं रहा है, सारे युद्ध इधर ही हो रहे हैं। कम सोने की वजह अगर बाहर का शोर है तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर कम सोने की वजह अंदर का शोर है तो आई एम सॉरी, यू नीड टू रिविजिट योर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। कौन सी सफलता की बात कर रहे हो? बिल्कुल, आज के समय में रिश्तों की परिभाषा बिल्कुल बदल सी गई है। प्रेम का मतलब होता है मैं कंप्लीट हूँ और मैं तुम्हें चुनता हूँ। खोखली दुनिया हमने सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू बनाई है ना। हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमको हाथ में टेक्नोलॉजी तो दे दी लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं। दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, दरिया तलाशना कहीं सहरा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी दुनिया तलाशना। बहुत बढ़िया। आज के मनोसुखी पॉडकास्ट के पहले पार्ट में हमारे साथ हैं आकांक्षा सक्सेना जी, जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में पिछले कई सालों से एज ए काउंसलर काम कर रही है। थैंक यू मनोज जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम YouTube के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आम सी दिखने वाली परेशानियां हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि आपने इस पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं, जो मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग की फील्ड में है। तो मेरे अनुभव और मैंने जो लोगों के साथ काम किया है उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगी हर क्वेश्चन को बेस्ट ऑफ माय एफर्ट पे आंसर करने की। आशा करती हूँ आप सभी इस पॉडकास्ट से कुछ मार्गदर्शन ले पाए और अपना जीवन अच्छा कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मनोसुखी काउंसलिंग की जरूरत हमको क्यों पड़ी? मनोसखी एक नाम है जी। बेसिकली काउंसलिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट काउंसलिंग तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग कोई नई चीज नहीं है। मतलब आप अगर अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, और शास्त्र की जब मैं बात करती हूँ तो जो लाइफ लेसन सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता जी। आप देखें, स्वयं श्री कृष्ण गाइडेंस दे रहे हैं अर्जुन को। जब एक तरफ कौरव है और एक तरफ पांडव है, और अर्जुन के सामने ये प्रश्न है कि अपने ही लोग, इनको मारूंगा तो कहाँ तक पहुंचूंगा, राज्य मिल भी गया तो इसकी ख्याति कहाँ तक जाएगी। परेशान है, उनको एंजाइटी है, ये मेरे अपने लोग, इनके खिलाफत में मैं कैसे लड़ूं। तो स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं सामने और उनको ये बताते हैं कि क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, गाइडेंस हुई है। तो जब खुद अर्जुन ने अपने आप को, इतने बड़े योद्धा, सब जानते हैं उनके बारे में कि अर्जुन कौन है, वो व्यक्ति जो अपनी हर विद्या में निपुण है, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपने लोगों के सामने युद्ध करने का विकल्प आया तो चिंता भी हुई, परेशानी भी हुई, एंजाइटी भी हुई, और हर वो चीज हुई जो हम नॉर्मल लोगों को होती है। तब श्री कृष्ण सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से इन सारी चिंताओं के बीच, इन सारे भ्रम के बीच अपने कर्तव्य को चुने, अपने धर्म को चुने। तो काउंसलिंग कोई नई चीज नहीं है, ये तो रही शास्त्र की बात। इसके अलावा मैं और आप जिस भी परिवार से आते हैं या छोटे गांव शहरों में जाए, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने काउंसलिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, बट दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो मान लीजिए मुझे कुछ आपसे पहले पता है और आपके लिए वो चीज नई है, तो मुझे पता है आप कहाँ अटकेंगे, तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको मदद कर सकती हूँ, आपके भ्रम को कम कर सकती हूँ, आपके ऑप्शंस को लिमिटेड कर सकती हूँ, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकती हूँ। यही काउंसलिंग है। मेरी माँ शायद मोहल्ले की 50 औरतों की काउंसलिंग करती थी, लेकिन वो कभी प्रोफेशनल काउंसलर नहीं थी। और आप भी किसी चाय के वो ठेले पर खड़े होके 4-5 लोगों से बात करके किसी की काउंसलिंग करते होंगे। तो काउंसलिंग नया शब्द नहीं है, ये हर गांव, चौबारों, मोहल्लों में है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। काउंसलिंग मतलब टू गाइड समवन, बिना उसे जज करे। कृष्ण ने अर्जुन को जज नहीं किया, ना कृष्ण ने उन पर संशय किया, कृष्ण ने उनकी यथास्थिति को स्वीकारा और उनको मार्गदर्शन दिया। यही काउंसलिंग है। इट मीन्स काउंसलिंग के लिए क्या हमें किसी प्रोफेशनल जरूरत पड़ती है या कहीं भी हम कर सकते हैं? इसको मैं ऐसे कहूंगी कि रोजमर्रा की लाइफ में छोटे छोटे मुद्दों पे हम सब फंसते हैं।
Exactly. उसमें हम ऐसे व्यक्ति से मदद ले सकते हैं जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी नॉलेज किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है और ये मेरे लिए एक मसला बना हुआ है जो मेरी रात की नींद लेके जा रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, वो इस प्रोसेस से निकल के गया है, कौन सा स्कूल अच्छा है, मेरे बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, कितनी फीस मैं अफोर्ड कर पाऊंगी, कितनी दूरी में अपने बच्चे को भेज पाऊंगी, किस स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, किस स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी है, इट इज अगेन अ गाइडेंस, है ना, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये स्तर आगे चला गया, मतलब ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा हम लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरियों में जाते हैं, प्यार में जाते हैं, रिश्तों में जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कुछ एक उम्र के बाद हम अपनी मना स्थिति किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है दूसरा हमें जज कर लेगा, जज कर लेगा, करेक्ट। दूसरा हमें ये समझेगा कि हम कमजोर पड़ गए, तो खुद हम कमजोर ना दिखें इसके लिए हम शेयर नहीं करते। तब एक प्रोफेशनल काउंसलर एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बिना ब्लेम करे हुए, बिना जज करे हुए सुनता है, और जो चीज आप नहीं देख पा रहे वो देख पा रहा है, और एक बहुत साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो उसने ली है, जिसमें उसने ह्यूमन बिहेवियर को समझा है, टेक्निक्स को समझा है, टूल्स को समझा है, आपको गुस्सा आता है क्यों आता है ये उसने समझा है, तो एक प्रोफेशनल काउंसिल आपको मदद कर पाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्थिति क्या है, आपका अंदर की लड़ाई किस स्तर की है। तो स्कूल चुनने से लेकर मैं किसी व्यक्ति के साथ शादी करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं कितनी सुरक्षित रहूंगी, नई नौकरी में मेरी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, मैं इस देश में रहूं या किसी दूसरे देश में रहूं, क्या किसी व्यक्ति ने मेरी चुगली करी तो मुझे इसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि रिएक्ट करना चाहिए, इन सभी चीजों को मैं किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रही जब, तब डेफिनेटली, और एक पीरियड तक अगर ये चीजें मुझे तंग कर रही हैं, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी भूख खराब हो रही है, मैं लोगों के साथ नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पा रही हूँ, देन डेफिनेटली यू नीड टू विजिट अ प्रोफेशनल काउंसलर। वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको गाइडेंस देगा बिना आपको जज करे हुए। तो यहाँ पर दिस इज हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। तो आई कैन से कि सबसे पहले लड़ाई हमारी खुद से ही होती है, इसका मतलब ये बनता है। एग्जैक्टली, पहले खुद से हमको लड़ना होगा, जज करना होगा, उसके बाद next thing आती सारे युद्ध यहाँ होते हैं, All in आप our mind. देखिए कोई युद्ध बाहर हो ही नहीं रहा है, सारे युद्ध इधर ही हो रहे हैं। अर्जुन के भी सारे युद्ध इधर तो ही थे, बहुत क्लियर बता था, सामने सेना खड़ी है, यहाँ मेरी सेना खड़ी है, धर्म मेरे साथ है, जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण हो उसे किस बात का डर होना चाहिए था। लेकिन सारे युद्ध अपने अंदर ही होते हैं, सारे युद्ध मन में ही लड़े जाते हैं, और जब आप मन को संतुलित कर लेते हैं तो सारे युद्ध वहीं विराम ले जाते हैं। तो लड़ाई तो अपने आप से ही होती है। ओके, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सारी जिम्मेदारी तो निभा लेते हैं, क्या हम मानसिक जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? मानसिक जिम्मेदारी को शायद मैं आपके क्वेश्चन को इस तरीके से समझती हूँ कि जी, कोई व्यक्ति क्या अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहा है, मतलब मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर इन लॉ, या आपकी दोस्त या किसी की बीवी के तौर पर तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ, लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कई कॉन्फ्लिक्ट अड़ते होंगे, जहां पर मैं खुद को आगे रखूं या जिम्मेदारियों को आगे रखूं। और अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पीछे रख के खुद को आगे रखा तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी जो एक आइडियल पिक्चर है वो चेंज हो सकती है, लोग मेरे बारे में गलत सोच सकते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बातें फैला सकते हैं। तो इस स्थिति में मैं लगातार अपने मन में सारे द्वंद्वों को इकट्ठा करती जाऊं, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे परेशानी हो, मुझे एंजाइटी हो, मुझे रातों की नींदें खत्म हो जाए मेरी, मुझे पता है कि मेरे साथ वाला व्यक्ति अगर मैं अपनी परेशानी रखूंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं रखूंगी और मैं उसे लगातार दबाती चली जाऊंगी। तो जिम्मेदारियां तो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन खुद के मन का स्वास्थ्य मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और रिसर्चेस बताती हैं कि लोग यही कर रहे हैं, केवल एक आइडियल पिक्चर को साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं एक अच्छा भाई हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये सब करने के लिए मैं कहाँ हूँ ये कहीं ही चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट टाइम में जब हम इतने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट में है, रिसोर्सेज इतने सारे हैं, कहीं ये खुद का मानसिक स्वास्थ्य प्रायोरिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी रिसेंट एक स्टडी हुई है जिसमें इंडिया दूसरे नंबर पे है
जहां लोग अच्छा। सबसे कम सोते हैं, अरे सबसे कम सोते हैं। कम सोने की वजह अगर बाहर का शोर है तो ठीक है, ओके। लेकिन अगर कम सोने की वजह अंदर का शोर है तो आई एम सॉरी, यू नीड टू रिविजिट योर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। तो ऐसा है, नहीं रख पा रहे। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी झिझक और गलत माना जाता है। इसको हम व्यक्तिगत तौर पर कैसे दूर कर सकते हैं? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जब कोई परेशानी आपको दिखी हाँ जी। और उस परेशानी को आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसको समस्या के समाधान तक पहुंचना चाहते हैं, ये तो मजबूती का काम है, ये कमजोरी का काम नहीं है। कमजोरी का काम तो ये है कि मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं पीछे छुप के बैठ गई तो बैठा कि हूँ। किसी को पता ना चल जाए कि मुझे परेशानी है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा ही फील्ड है, स्पेशली हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोगों से मिलते हैं, यहाँ की कम्युनिटीज को जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहेंगे कि मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास जाना है या मुझे किसी काउंसलिंग के लिए जाना है, मैं सेशन ले रही हूँ, तो लोग आपको थोड़ी सी ना डाउट से देखते हैं कि भाई इसका दिमाग को चल गया है, क्योंकि हेल्दी नहीं मानते इसको। हेल्दी क्यों नहीं मानते? क्योंकि मेंटल हेल्थ उनकी प्रायोरिटीज में कहीं आता ही नहीं है। आता ही नहीं विदेशों है, में आप exactly। देखें, अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे काउंसलर्स के, आपको 3-3, 4-4 महीने तक स्लॉट नहीं मिलेगा। वहां बच्चा पैदा करने से पहले काउंसलिंग होती है, बच्चा पैदा Yes, हाँ। करने के बाद काउंसलिंग होती है, शादी करने से पहले काउंसलिंग होती है, डिवोर्स लेने से पहले काउंसलिंग होती है, डिवोर्स लेने के बाद काउंसलिंग होती है, सिंगल पेरेंट कैसे रहोगे इसकी काउंसलिंग होती है, बच्चे को स्कूल भेजोगे इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इज नथिंग, जस्ट दी गाइडेंस। लेकिन इंडिया में अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, तो लोग पहला जो आपका इंप्रेशन बनाते हैं कि आप फेलियर हो गए। जबकि मैं फिर कह रही हूं कि आप अपने शास्त्रों से सीखें, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से हम सब सीखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अर्जुन जैसा महान योद्धा, उसने अपने आप को नतमस्तक कर दिया कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अब मुझे मार्गदर्शन दो। तब कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए, हम सब पढ़ते हैं, हम सब सीखते हैं उससे। तो काउंसलिंग कमजोरी नहीं है, हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, ये मजबूती का काम है जो मजबूत लोग ही दिखा पाते हैं। अगर मैं अगर किसी अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से कहता हूँ कि यार मुझे ज़रूरत है, मैं किसी काउंसलर के पास जाऊँ, काउंसलिंग करानी है, तो वो ये कहते हैं कि पागल हो गए क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत है? वो चीज़ों को समझते नहीं है और रिएक्शन पहले दे देते हैं, पागल हो गए। पागल थोड़ी होना होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें कि मैं आपकी किसी भी बात पर कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी, ये आपके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। मेरी अपनी सोच किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी फील्ड को लेकर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे पूछे कि बाहर देशों में काउंसलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है या काउंसलिंग क्यों होती है, किस लिए होती है, तो जब तक मैं बाहर गई ही नहीं तब तक मैं आपको वो नहीं बता सकती। तो ये मैं इसे पूरा ऐसे मानती हूँ कि जिस व्यक्ति की जितनी सोच है, जितने अनुभव हैं, जितना उसने लाइफ को एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर किया है। उसी आधार पर वो आपको गाइडेंस देगा। इसीलिए हर दूसरा व्यक्ति आपका काउंसलर भी नहीं हो सकता, एग्जैक्टली मैम। है ना। कई बार आप बोलेंगे जी मुझे रात में नींद नहीं है, बेटा खाना खा और सो जा, जाके 4-5 काम और ज्यादा कर ले, थक जाएगा तो सो जा, सो जाएगा। है ना। तो ऐसा ही होता है। सोच सोच की बात है। और वहीं कहीं एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाइफ को एक्सप्लोर किया है, जिसे मेंटल हेल्थ का ज्ञान है, जिसे कॉन्फ्लिक्ट का ज्ञान है, वो पूछे भाई क्या बात है, कब से ऐसा फील कर रहे हो, स्कूल में कुछ हुआ, घर पे कुछ हुआ, प्रोफेशन पे कुछ हुआ, पार्टनर के साथ कुछ हुआ, दे विल ट्राई टू लुक फॉर द रीजन। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसका अपना एक्सपोजर कितना है, उसकी अपनी सोच कैसी है। वो उसके बिहाफ पे हमको जज करता है, बस वो एग्जैक्टली, उतना ही कर पाएगा। एग्जैक्टली, और वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उसे पता ही बिल्कुल इतना ठीक है, है। उसे उतना ही उसे पता है। ही नहीं जिसको आगे। जितना पता होगा भाई, ये बॉटल में पानी है, जी। अभी मैं इसको इसमें पोर करूंगी, जितना इसमें उतना ही जा सकता है, उतना ही जा सकता है, करेक्ट। इतना ही है। जिसके पास जितना है वो उतना ही देगा। जब जीवन में लगातार दबाव या असफलताएं मिलती हैं, तो एक मनुष्य कैसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है? असफलता और सफलता मानक नहीं है। ओके। जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे, मतलब मैं ये एक जेंडर न्यूट्रल बात कर रही हूँ। जी जी। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बिना कपड़ों के पैदा होता है, पीछे कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता, कुछ नहीं। कौन माँ बाप बनेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो जब ऐसा हुआ और जब आप जाएंगे, मतलब जब आपके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जब आप डेड कहलाएंगे,
जब आप डेड बॉडी कहलाएंगे तो भी आपके साथ कुछ वापस नहीं जाएगा। इसके बीच में एक जर्नी है। जी मैम। अब सफलता और असफलता ये मानक हर सोसाइटी के अलग है, हर परिवार के अलग है, हर यूनिवर्सिटी के अलग है, हर फील्ड के अलग है। मैं किससे कॉम्पीट करना चाहता हूँ या मेरे जीवन का पर्पस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी फेलियर और कोई भी सक्सेस ये हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आपका पर्पस ऑफ लिविंग लाइफ बड़ा क्लियर है, तो जैसे ओशो कहते हैं या अरस्तु कहते थे कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। यस, अल्टीमेटली। अल्टीमेट आप अगर सुखी नहीं हो तो कौन सी सफलता की बात कर रहे हो। बिल्कुल। और अगर सफल होना सुखी होने की गारंटी है तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें लोग बहुत सफल थे लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई एग्जाम्पलों से न्यूज़पेपर भरा हुआ है देश विदेशों में, जहां लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो सफलता और असफलता मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे बनाए हुए बड़े आर्टिफिशियल से मानक है। ये जीवन जीने के प्रोसेस में कुछ चरण तो हो सकते हैं कि भाई आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, नौकरी कर ली, शादी कर ली, इसे भी सफलता मानते हैं। यस मैम। अगर आपकी 30 तक शादी नहीं हुई तो पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चन, भाई क्या बात है, शादी क्यों नहीं हो रही है। वो आपको असफल समझाना चाहते हैं। वो जज करते हैं। हाँ, तो ये उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में पहुंच जाएंगे, जैसे आप विदेशों में जाए, वहां लोग 50-80 तक भी शादी नहीं कर रहे, बट दे आर लिविंग टुगेदर। उनके मानक अलग है, आपके अलग है। हमारे मानक अलग। तो जो आपके यहाँ फेल है वो उनके पास है। अच्छा। यू गेट माई पॉइंट। तो Okay. कम्युनिटी के बदलने से, जगह के बदलने से, लोगों के बदलने से, एक्सपीरियंस के बदलने से सफल होना और असफल होना, इनके मायने बदल रहे हैं। और मानक भी चेंज हो रहे हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन एंड लव से। आज के समय में रिश्तों की परिभाषा बिल्कुल बदल सी गई है। क्या हम प्रेम को जब महसूस ज्यादा करते हैं या दिखाते ज्यादा हैं? मुझे इस पे तो मुझे पर्सनली बहुत शिकायत है सोशल मीडिया से। ओके। मतलब जिस तरह से आजकल हम लोग रील्स में देखते हैं कि शादी हो रही है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, वो दूल्हा इतने सारे नोट लेके दुल्हन की नजर उतार रहा है। मतलब हाँ। एक एडिटेड लाइफ को आप सोसाइटी का आइडल नहीं बना सकते। मतलब शादी के बाद जो विदा होके लड़की अपने घर जाती है, नए परिवार में उसका इंटीग्रेशन होता है, पति है, सास ससुराल है, लोग है, परिवार है, उसकी कहीं कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। सारा फोकस होता है कि ये फंक्शन कैसे करेंगे, इस पे किस गाने पे डांस किया जाएगा। क्या इंडिया में कोई भी ऐसी व्यवस्था है जिसमें शादी से पहले लड़की को ये बताया जाए कि हाउ टू बिहेव विद योर फैमिली, या लड़के को ये बताया जाए कि जो लड़की तुम्हारे घर आएगी उसकी मानसिक जरूरत, उसकी आर्थिक जरूरत, उसकी जिम्मेदारी और उसके पीछे जो परिवार जो वो तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, इसकी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम को ना तो पैसे की जरूरत होती है, ना दिखावे की जरूरत होती है। प्रेम मांगता है संवाद, प्रेम मांगता है समर्पण, प्रेम मांगता है समझदारी। अगर मेरे और आपके बीच में प्रेम है तो मुझे कई बार शब्दों की भी जरूरत नहीं है, उसमें आशाएं कम होती हैं। प्रेम का मतलब होता है मैं कंप्लीट हूं और मैं तुम्हें चुनता हूं। लेकिन आजकल अटैचमेंट पैटर्न ज्यादा है कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, और ऐसा हम रील्स में शो भी करते हैं कि अगर तुम नहीं हो तो मेरा जीवन सब खत्म हो गया। तो ये रॉन्ग परसेप्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। होना ये चाहिए, गीता भी यही कहती है, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि आप प्रेम करें। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़कर चलेंगे तभी मैं पूर्ण हूं। मैं पूर्ण हूं, मैं आपको चुनता हूं, आप मेरे साथ रहें, मुझसे दूर रहें, मुझसे खफा रहें, मेरे साथ प्रेम में रहें, तब भी मैं आपको प्रेम करूंगा। मेरी जेब में 2 रुपए होंगे मैं तब भी आपको प्रेम करूंगा, 200 होंगे तब भी प्रेम करूंगा। मेरा प्रेम मेरी प्रसिद्धि से ना कम होगा, ना मेरे नीचे जाने से बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें समझने की जरूरत है, ये वो इमोशंस हैं जो बहुत समर्पण मांगते हैं जी। और जो ये एक खोखली दुनिया हमने सोशल मीडिया के थ्रू, रील्स के थ्रू बनाई है ना, ये बहुत फेक है, बहुत हॉलो है। इसीलिए जो रील्स की दुनिया है और जो रियल की दुनिया है, इसके गैप में बहुत सारे परिवार खत्म हो रहे हैं क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमें लगता है कि शादी का मतलब अच्छे जोड़े, अच्छा संगीत, अच्छे गानों पे डांस, लोगों की तालियां, बहुत सारा खर्चा, अच्छी अच्छी ड्रेस। एग्जैक्टली। शादी तो उसके बाद शुरू होती है, जब यस। चैलेंजेस आते हैं, जब आपको किसी व्यक्ति का मन पड़ना है, उसके परिवार को साथ लेके चलना है, कई बार खुद को
झुकाना है, कई बार बिना कहे अपनी बातों को रखना है। रखना है। तो ये तो बहुत सारी इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है, संवाद मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, उसकी कहीं कोई बात ही नहीं होती, इसीलिए परेशानियां होती है, फिर डिवोर्स रेट भी बढ़ते हैं। क्या प्रेम में बनने के लिए कोई ऐसी कंडीशन होती है कंपलसरी? कुछ भी कोई कंडीशन आपको लगता हो? मुझे नहीं लगता, अगर कंडीशन है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रेम तो प्रेम नहीं। नहीं होगा एग्जैक्टली। प्रेम की कोई कंडीशन नहीं हो कि अगर आप आईएएस बन गए तो मैं आपसे प्रेम करूंगी, या अगर आपने एक बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं आपसे प्रेम करूंगी, या आप मेरे साथ रहे तो मैं आपसे प्रेम करूंगी। जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, क्या माँ कभी कंडीशन लगाती है नहीं। कि अगर ये होगा? मैं कहती हूँ किसी माँ का बेटा क्रिमिनल भी हो जाए तो भी माँ उसको प्रेम ही करेगी, क्योंकि प्रेम जज नहीं करता। अगर प्रेम पीछे की सारी चीजें, इसके पास पैसा कितना है, इसका परिवार कैसा है, इसकी पढ़ाई कितनी है, फ्यूचर में कितने पैसे जमा कर पाएगा, क्या मुझे देश में रखेगा, विदेश में रखेगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये प्रेम कतई नहीं है, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है। बस पहले और अब में इतना अंतर हो गया है, पहले ये ट्रांजैक्शन माता पिता के लेवल पे देखा जाता था, आज की जनरेशन इतनी समझदार है कि वो ये ट्रांजैक्शन अपने आप देख लेती है। मतलब मैं जिस जनरेशन को देख रही हूँ उसमें लड़कियां लड़के अपने आप पूरी कैलकुलेशन, ये काम पहले माँ बाप करते थे कि भाई जिस लड़की को किसी के घर देंगे तो देखेंगे घर बार कैसा है, सुखी रहेगी, ये काम अब बच्चे अपने आप कर लेते हैं। तो ये पूरा एक वेल सेटल्ड ट्रांजेक्शन है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है। हाँ, मोहब्बत में आप ये सब देख ही नहीं पाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैम आपका मतलब है जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, और जहाँ कोई कंडीशन है तो वहाँ प्रेम नहीं है। कुछ भी हो सकता है, प्रेम तो नहीं। प्रेम नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता है। जब रिश्तों में दूरियां या गलतफहमियां आ जाएं तो उन्हें दूर करने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ते में आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है रिश्ते को बनाने से लेकर चलाने तक की। अक्सर लोग रिश्ता बनाते समय तो सारे एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन जब चलाने की बारी आती है, निभाने की बारी आती है, तो लोगों को लगता है अब तो बन गया, अब क्या जाएगा। तो ले जाएगा। जैसे किसी भी रिलेशनशिप में जब लड़का लड़की की तरफ बढ़ता है तो वो बिल्कुल भगवान बन के सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको लगता है अब तो ये अपनी है। शादियों में भी ऐसा ही होता है कि एक बार प्रपोजल एक्सेप्टेड, शादी हो गई, अब कहाँ जाएगी, अब तो अपनी बीवी है। वहीं से जो निभाने वाली प्रथा है ना, जब उस पर काम कम होता है तो रिश्ते धीरे धीरे अपनी मौत मरने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको लगे कि दो लोगों के बीच में कुछ रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अपना 100% देकर उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और उस बचाने में सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जी। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद पर काम करना, और जब जब कोई रिश्ता खराब होगा तो आपको समझना पड़ेगा इसमें मेरी गलती कहाँ है। पहला काम ये। दूसरा काम, अगर मैं दूसरे वाले व्यक्ति की जगह होता तो मैंने कैसा फील किया होता। ये आप जिस पल समझ लेंगे, आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। मैं जब मनोसखी के काउंसलिंग में लोगों को काउंसल करती हूँ, तो जैसे आपने कहा, मैं पाती हूँ कि उनकी जो रूट प्रॉब्लम होती है ना, वो इतनी सी होती है। कोई एक बात किसी को बुरी लग गई, दूसरे ने एड्रेस ही नहीं की, कई समय निकल गए, कई मौके निकल गए जब एक पार्टनर ये कोशिश करता रहा कि दूसरा इसको एड्रेस कर दे, दूसरा इस पे बात कर ले, दूसरा केवल यही पूछ ले कि हाउ डू यू फील, लेकिन दूसरे को लगा ये कहाँ जाएगा, ये तो चल रहा है। और कई बार जब हम शिकायत नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी ये चीज अच्छी नहीं लगी या बुरी नहीं लगी, या हम एक्सप्रेशन नहीं करते, तो सामने वाले को लगता है सब कुछ सहज है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है। तो जो हमने पहले कहा था कि किसी भी रिश्ते में संवाद बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को दबाते जा रहे हैं, और इमोशंस को दबाना मतलब आप एक जगह वो स्ट्रेस क्रिएट करते जा रहे हैं, और जो चीज रोज नहीं फटती है वो जिस दिन भी फटती है वो पूरी तरीके से फटती है। बिल्कुल। तो मैं रोज एक छोटी सी शिकायत करूं, वो मैनेज करना भी आसान है संवाद के थ्रू, पॉजिटिव। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति सोया होता है उसको उठाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है आप उसको कभी नहीं उठा सकते। एग्जैक्टली। तो कुछ रिश्तों में कुछ लोग अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि मुझे ये रिश्ता तोड़ना है। अब कई बार आप उनके पीछे भागते रहते हैं, आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, अपना करियर, अपने इमोशंस, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ दांव पे लगा देते हैं,
लेकिन फिर भी आप वो रिश्ता बचा नहीं पाते। इसलिए नहीं क्योंकि आपने प्रयास नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति उस रिश्ते को रिवाइव ही नहीं करना चाहता। जो सोया है उसको उठाना आसान है, आसान है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है वो सोया है ही नहीं टेक्निकली, तो कैसे उठेगा? वो चाहता है आपसे दूर जाना। तो ऐसी स्थिति में अपना 100% दे और बिल्कुल पीछे हट जाए, क्योंकि जीवन के किसी भी पड़ाव पे आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपने ये किया होता तो शायद रिश्ता बच जाता। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मलाल, रिग्रेट रह गया ना आपके साथ, तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन कभी संतोष नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। तो अपने हिस्से का 100% दीजिए और आगे जैसी प्रभु की इच्छा। तो जहाँ पर कंडीशन आ जाती है रिश्तों में, तो वहाँ रिश्ते खत्म होते चले जाते हैं। बिल्कुल, कंडीशन मतलब आप समझ ले, वही व्यक्ति कंडीशन लगाएगा जिसे रिश्ता खत्म करना, खत्म। जिसे निभाना होगा वो कोई भी एक वजह ढूंढ लेगा। आपकी लाख बेपरवाही के बाद भी वो आपकी हर बेपरवाही में एक कोई पॉजिटिव गुण ढूंढ लेगा आपके साथ रहने के लिए। लेकिन जब किसी सामने वाले व्यक्ति ने ये सोच लिया कि उसे आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, तो आप सच मानिए आपका किया हुआ सब कुछ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और आप नॉर्मली, हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है हमें कोई गलती है। नो, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम। आपने अपना 100% किया और यही आप कर सकते थे। भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है, आप अपना कर्म करें। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ कर्म और करते रहिए अपना आप। कर्म करके छोड़ दें, क्योंकि उस स्थिति में आपको जीवन में कभी मलाल नहीं होगा। और मलाल से बड़ा रोग इस दुनिया में है ही नहीं। इसमें मैम ऐसा होता है, जब गलती हमारी होती है तो हमसे बड़ा जज कोई नहीं होता, और जब गलती दूसरे की होती है तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे, जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर काम करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मतलब जिस पल मैं सोचूं कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मतलब सोचिए आप इंसान है और इंसान बनने के लिए ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस पल आपने सोच लिया ना कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो हो सकता है आपके पास रिश्ते कम हो जाए, आपके पास संसाधन कम हो जाए, आपके पास हो सकता अवसर है। कम हो जाए, लेकिन आपके पास एक चीज रही है, वो रहेगी संतुष्टि। और संतुष्टि ही जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल मैम, सही कहा। क्या सच्चा प्रेम त्याग और समझदारी से बनता है या समान विचारधारा से? मैंने जैसे आपको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अगर मैं अच्छी बातें करती हूँ, तो मेरा पार्टनर भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और वो भी अच्छी बातें करता होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा पार्टनर ढूंढा है तो डेफिनेटली मैंने कुछ भी किया है, मैंने प्यार तो नहीं किया। नहीं, क्या है, मैंने वही ट्रांजैक्शन, वही व्यापार वाली, कि तुम्हारे पास ये होगा तो तुम मेरे हिस्से में आओगे, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो ये प्रेम तो नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है, व्यापार है। आप क्या करते हो, मुझे ये चीज चाहिए, इसके बदले में पैसा लो, चीज मिली, पैसा दिया, ऐसे तो ही कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम मेरे हो, नहीं है तो आप कहीं और जाओ। तो त्याग भी एक लिमिट तक चलता है। तो कृष्ण जी भी तो अर्जुन को यही कह रहे हैं ना, किस शर्त पर, धर्म क्या कहता है। भाई अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, और कल को लोग ये कहेंगे कि बताओ, एक व्यक्ति ने केवल राज्य को लेने के लिए अपने ही लोगों का वध कर दिया, मेरी वीरता किस काम की जो अपने ही लोगों को खत्म कर देगी। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज तुम ये देख रहे हो, तुम्हारी मन की दुर्बलता इसलिए है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, लेकिन जब भविष्य में पलटकर ये इंसिडेंट को देखा जाएगा तो तुम्हारी मन की कमजोरी को नीची निगाह से देखा जाएगा। उस टाइम केवल ये बात होगी कि तुम्हारा धर्म क्या था। तुम्हारा धर्म है कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय क्या करता है, लड़ाई करता है। हमेशा लड़ाई करता कब लड़ाई करता है, जब गलत होता है। तो अभी ये गलत है, इस धर्म युद्ध में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुमको लड़ना है। तो अपने धर्म का काम करो ताकि भविष्य में कोई तुम्हें गलत निगाह से ना देखे, कोई ये ना कहे तुमने अपना कर्म नहीं किया। तो अपना कर्म करना चाहिए, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। कर्म प्रधान है, कर्म सर्वोपरि है। बिल्कुल, कर्म वापस आता है जी, हमेशा लौट कर आता है। कर्म वापस आता है। अगर आज आपको लग रहा है आप किसी को पागल बना रहे हैं, आप किसी का यूज कर रहे हैं, आपने किसी के साथ लगातार गलत किया, उसने आपको पलट के जवाब नहीं दिया और आप हीरो बन गए, ना जी, इसी दुनिया में आपके जीवित रहते दुगना होके लौटेगा। अच्छा, और फिर आप सोचेंगे मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई। आपके पास सब होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। कर्म 100% वापस आता है। किसी भी स्थिति में आपने कोई भी कर्म किया, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड है। आजकल हम सभी देखते हैं, सब लोग रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में आ गए हैं।
वो सब लोग जो एक लाइफ की डेफिनेशन होगी वो बदलती जा रही है हर मायने में। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? तो कोई भी चीज, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो साइंस के ऊपर ऐसे लिखने आता था, तो हम उसके लाभ और हानि लिखते थे, दोनों। चुनौतियां लिखते थे। आज वही समय है, हमारे पास भरपूर टेक्नोलॉजी है, भरपूर रिसोर्सेज है, लेकिन आप उसको यूज कैसे करते हैं, अति किसी भी चीज की हानिकारक ही होती है। अब सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पॉडकास्ट लोगों तक जाएगा। हम भी कई पॉडकास्ट सुनते हैं, हम भी कई ऐसे लोगों को सुनते हैं जो देश दुनिया में बैठकर अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया में अगर मैं रात के 3 घंटे केवल स्क्रॉल करके रील्स देखती जाऊं, तो मेरा डोपामिन के लूप में जो मैं घुसी, और जिस तरह से मैंने सोसाइटी में जो और लोग हैं उनके जो संसाधन है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या खाते हैं, इससे खुद को जो मैंने कंपेयर करना शुरू करा, ये किसी ने मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं की, मैं खुद की दुश्मन स्वयं बन गई। स्वयं बन गए हो आप। और आजकल यही है, देखिए हमारा यूथ, मुझे मुझे बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि पहले आप किसी से बात करते थे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम बनना क्या चाहते हो, आज पूछ के देख लो, कोई डांस करना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपकी लाइफ का पार्ट हो सकता है। Yes. पहले आपका प्लान ए होता है कि एज अ पर्सन आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आपको योग्य बनना पड़ेगा, आपकी किसी ना किसी फील्ड में, वो आर्ट में हो सकती है, म्यूजिक में हो सकती है, किताबें लिखने में हो सकती है, कोई तो फील्ड होगा जो आपकी एक्सपर्टीज होगी। आज के टाइम में क्या है, सबको सब कुछ ट्राई करना है और किसी में भी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन नहीं है। Exactly, तो ma'am. कहाँ से आएंगे हमारे पास AR रहमान, कहाँ से आएंगे हमारे पास तेंदुलकर, कहाँ से आएंगे हमारे पास विवेकानंद, जब कोई फोकस ही नहीं है, तो सारे एक से ही हो गए। तो मुझे तो लगता है इस माहौल में वो चंद लोग जिनके पास अभी भी सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, वही हीरो बनने वाले हैं। तो सोशल मीडिया, आपके टेक्नोलॉजी के जितने रिसोर्सेज हैं, इनको आप यूज करें, अपनी बेहतरी के लिए यूज करें, बेहतरी के लिए। खुद को बनाएं, खुद को संवारें, लोगों को सुने, लोगों को समझे, अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। लेकिन जो आप वो डांस और गाने और दुनिया भर की रील्स को देख के आप जो अपना वक्त खराब कर रहे हैं, अपनी स्लीप खराब कर रहे हैं, आपको फोकस ही नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है। मतलब 2 रीलें आपने देखी, आपका मोटिवेशन हाई हो गया, फिर 4 रीलें आपने देख ली, आपका मोटिवेशन लो हो गया। इसका मतलब अब आपकी लाइफ किसी और के हाथ में है, आपका डोपामिन रूल करेगा, रील्स कौन सी देख रहे हैं आप, और एल्गोरिदम पूरा इससे खेल रहा है। ये पूरा ट्रैप है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप थोड़ा भी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, मैं अगर एक ऐसा कोई भी नॉलेज बढ़ाने वाला पॉडकास्ट देख रही हूँ, तो मैं एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रही हूँ। ओके। एल्गोरिदम वो डिजिटल फुटप्रिंट उठा रहा है, वो कह रहा है ये बंदा इस तरीके का कंटेंट देखता है, तो वो मेरे को वैसा ही कंटेंट फेंक रहा है, तो डेफिनेटली मेरी एक्सपर्टीज उससे अच्छी हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति लगातार गलत चीजें स्क्रॉल कर रहा है, जब मैं गलत कह रही हूँ, आई मीन टू से हर एज का अपना कुछ फोकस होता है। अगर 10th क्लास का बच्चा जिसके बोर्ड एग्जाम कल है, आज वो डांस की या म्यूजिक की या कोई DIY के वीडियोस देख रहा है और लगातार वही उसी लूप में फंसता चला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कल वो कैसा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल, है ना? तो आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। जैसे आप किसी गली में रोज जाते हैं तो पता होता है ये इसी गली में जाता है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी आपके डिजिटल फुटप्रिंट को कैलकुलेट करके आपको वही माल दिखाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको लग रहा है अरे फोन सुन रहे हैं, बिल्कुल फोन सुन रहे हैं, फोन सुन अच्छा। रहे हैं। अभी अभी मैं और आप फोन पे बात, किसी भी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी पेरिस की ट्रिप के बारे में, फोन पे बात हो रही है, मैंने अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा कि पेरिस में मैं प्लान कर रही हूँ। फोन रखते ही जो पहला एडवर्टीजमेंट मुझे दिखा, बुक अ होटल इन पेरिस। अरे वाह। दिस इज हाउ इट इज। अब हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमको हाथ में टेक्नोलॉजी तो दे दी, लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, सिखाया नहीं कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसकी हद क्या होनी चाहिए। सब एक्सीडेंटल लाइफ चल रही है, उसके परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। अच्छा, जो आपने भी मैम ये बात बताई है, तो एक दिन मैं शूज देख रहा था अपने लिए, ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो देखी, तो उसके बाद मेरे पास उससे रिलेटेड ऐड आने लगी। ये मैंने है आपसे ना? कहा, जो आपने भी कहा उससे एक क्वेश्चन निकला है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया हमको ही कंट्रोल कर रहे हैं। Exactly. तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? आपको अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए
मैं काउंसलिंग के क्षेत्र में काम करती हूँ जी। और मुझे समझना है ढेर सारी केस स्टडीज। Okay. तो मैं अगर उस तरीके का मटेरियल देख रही हूँ तो एल्गोरिदम मेरे डिजिटल फुटप्रिंट को पकड़ के मुझे पकड़ रहा वही है, देगा। करेक्ट। तो पहली चीज मैं क्या देख रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन मुझे खुद से करना चाहिए मैं ये क्यों देख रही हूँ, क्या ये मेरी नॉलेज को बढ़ा रहा है या केवल ये मेरा वक्त खा रहा है। इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मुझे लगता है स्कूल कॉलेजेस में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये सिखाया जाना चाहिए हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी, हाउ टू सी, कितने घंटे क्या देखना है, स्क्रीन टाइम को फिक्स करना चाहिए और क्या देखना है। आप समाज में चीजें सेलेक्ट नहीं कर सकते कि ये देखना है या ये नहीं देखना है, लेकिन मुझे बैरियर लगता नहीं है अगर बच्चों के मॉरल्स को बढ़ा दिया जाए, उनको ये समझ दे दी जाए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो ये चूज कर पाएंगे, वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैं क्या देखूं, क्यों देखूं और कितना देखूं। कितना देखूं। ऐसे मुझे लगता है। तो मैम आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें ऑनलाइन छवि और वास्तविक व्यक्तित्व में जो अंतर है, हाँ, फिल्टर इसको की दुनिया है। कैसे खत्म कर सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं 3 साल पहले जर्मनी गई, मैंने एक फोन लिया हुआ था, बड़ी अच्छी फोटो आती थी। अच्छा। फोन भर गया और मुझे लगा मुझे फोन चेंज करने की जरूरत है। मैंने फोन चेंज करके फिर से, लेकिन उसका दूसरा मॉडल लिया। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन जो उससे मैंने पहली फोटो खींची ना, वो मैं खुद ही स्वीकार नहीं कर पाई। मैंने कई दिनों तक कोई रील नहीं बनाई एंड देन आई रियलाइज कि हम खुद को ही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं विदाउट फिल्टर। सीरियसली ऐसा हुआ? सीरियसली ऐसा हुआ। मतलब रियल लाइफ और रील की लाइफ में इतना बड़ा गैप है कि इंसान अपने आप को ही नहीं स्वीकार पा रहा है। ये स्वीकारने में मुझे वक्त लगा, मैंने इसे टेक्निकली समझा, तब मैंने ये महसूस किया कि एक एडिटेड रियल लाइफ केवल एक भ्रम है। ओके। आप एक रील देखते हैं, उसमें दसियों फिल्टर लगे हुए हैं, 4 तरीके के म्यूजिक लगे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज को 30 सेकंड में या 60 सेकंड्स में या 90 सेकंड्स में आपके सामने प्रेजेंट किया, आपको लग रहा है यही जीवन है। ना जी, यही सच है। वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। एडिटेड करके आपकी थाली में परोसा गया है। जब आप किसी की मेकिंग देखेंगे ना, तो वो इतनी रफ होती है, बिना म्यूजिक के, बिना फिल्टर के। हम भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके बाद ये एडिट होगा, इसमें से बिल्कुल कई मैम। चीज निकलेंगी, हो सकता है मुझे गोरा कर दे, आपको गोरा कर दे। तो हो सकता वो है। एडिटेड लाइफ है, आपको समझना पड़ेगा। और हमें ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर अपनी कोई कृति गलत करता ही नहीं है। अपन अगर खुद को ही स्वीकार नहीं करेंगे विदाउट फिल्टर, तो दूसरा मुझे कैसे स्वीकारेगा। मुझे लगता है कैंपेन चलाना चाहिए, हैशटैग चलाना चाहिए ओरिजिनल, कि 20 दिनों तक कोई भी मतलब फिल्टर को यूज करे बिना अपनी फोटो खींचे और डाले। ऐसे कोई कैंपेन चलना चाहिए। मैंने तब ये महसूस किया था कि अपने आप को तो स्वीकारो बिना फिल्टर के। तो रियल Naturally लाइफ, जैसे हम। हाँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ इज 2 डिफरेंट थिंग्स। और ये केवल भ्रम क्रिएट कर रही है, और भ्रम हमेशा दुखदाई ही होता है। आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप पर हम स्टेटस लगा देते हैं, या किसी फ्रेंड को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बट हमारे सामने से वही दोस्त निकल जाते हैं, बात तक नहीं कर पाते हैं। क्या सारा गेम जो है अभी ऑनलाइन रह गया है, सोशल मीडिया का रह गया है? और इसके पीछे जो हम फील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लॉनलीनेस फील करते हैं इसके पीछे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम डिजिटल प्रेजेंस में भरोसा कर रहे हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि हम अपने चाचा चाची, ताऊ ताया, अपने दोस्तों को मिलने के लिए उनके घर जाते थे, 1 कप चाय पीते थे, 2 बातें कहते थे, 2 बातें सुनते थे। अभी हम क्या करते हैं, हम स्टेटस पे, और स्टेटस भी मैं आपको बताऊं, लोग आपके जीवन में क्या चल रहा है ये आपके स्टेटस को देखकर समझ रहे हैं। इसमें तो बहुत बड़ा लूप है। Loophole है। किसी को भी बेवकूफ बना सकती हूँ, किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, दिखाया कुछ जा सकता है और हो कुछ और सकता है। तो ये अब देखे ना, पहले अपन लोग फोन करते थे या घर जाते थे, इनवाइट करते थे, अभी सारे कार्ड्स व्हाट्सएप पे आते हैं, जी, है ना। अभी सब आपने WhatsApp पे देखा आते तो आप पहुंच गए शादी में, नहीं देख पाए तो फिर नहीं जाएंगे आप। हैं। मैंने मैसेज देखा नहीं। नहीं, मैंने मैसेज देखा सिंपल नहीं। आंसर। अब शिकायतें भी व्हाट्सएप पे ही होती है। अगर मैं आपसे नाराज हूं तो मैं सीधे नहीं कहूंगी मनोज जी मुझे आपसे परेशानी है, मैं क्या करूंगी, फटाफट से एक स्टेटस निकालूंगी, वो भी मैं टेक्नोलॉजी का यूज करूंगी, टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली। और वहां से उसको स्क्रीनशॉट करके स्टेटस पे लगा दूंगी, तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे नाराज हूं। इस प्रोसेस में कई और भी समझ जाते हैं। तो जहां सीधे बात पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचती नहीं है। पहुंचती नहीं है। मजा इस बात पे आता है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने स्टेटस लगाया, अगर वो समझ गया
तो उसका जवाब भी वो स्टेटस पे ही देता है। अरे हाँ, तो ये एक डिजिटल युद्ध हमने शुरू कर दिए। जो बात केवल ये कहकर निपट सकती थी, भाई आपने हमें फोन करके इनवाइट क्यों नहीं किया, आप कहते मैं बहुत बिजी था, और मैं ठीक है मैं आऊंगी आपके यहाँ शादी में। ये बात इतनी सी थी और यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये बातें सालों तक चलती हैं। आपने तो व्हाट्सएप पे भेजा था, आपने देखा नहीं, आप आए नहीं, आपने ये स्टेटस लगा दिया था, आपने वापसी ये कर दिया था। तो बहुत सुपरफिशियल चल रहा है सब कुछ, सब कुछ इसीलिए आप ऊपर ऊपर है, लोग, कुछ दिखता हाँ है बस। इसीलिए आप अलोन फील करते बस हैं। दिख रहा है बस, वो जो है दिख रहा है, सही बस चल रहा है। क्या आज के समय में सोशल मीडिया ने हमारे लिए सब कुछ आसान बनाया है, या जाने अनजाने में हम इसके प्रेशर में जीने लगे हैं अब? और फिर से वही वाली बात है, कोई भी चीज अगर हद में यूज की जाएगी, सही पर्पस के साथ यूज की जाएगी, आपकी अवेयरनेस के साथ यूज की जाएगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके। अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति, किसी भी फील्ड में। मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बार में 4 खा लूं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म मी, राइट। सोशल मीडिया का बेनिफिट है, आप दुनिया से जुड़ सकते हैं, आप वो सीख सकते हैं अपने घर में बैठ के जो शायद आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते। हर चीज के लिए दरवाजे खुल गए, आप अपना टैलेंट लोगों तक लेके जा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके इतने पॉजिटिव साइड्स हैं। मोटी मोटी बात यहीं पर टिकती है, आपको कितनी अवेयरनेस है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कब तक करना है। मैं जब बच्चों को काउंसल करती हूँ तो मैं एक ही बात कहती हूँ, कोई भी काम करो बस इतना खुद से पूछो, वाई एम आई डूइंग इट, मैं इसे क्यों कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूँ? अगर इस क्यों का आंसर तुम्हारे पास है देन डू इट। और आंसर के साथ ही एक चीज और जुड़ी है, हर वो बात जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, बच्चों को मैं स्पेशली कहती हूँ, अगर ये बात आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों को बताने में झिझक नहीं होती है तो ये सही है। तो सही लेकिन है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसे बताने से पहले आप झिझकते हैं, आपको लगता है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मुझे बताना, अगर ये थॉट भी आ गया, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत है वो। आपको ये समझना पड़ेगा। आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये मैं हर बार कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो बिल्कुल। बच्चों को ये बताएं व्हाई यू आर डूइंग इट। दूसरी चीज, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये जाके मैं अपने घर पे अपनी माँ अपने पिता को बिना झिझके हुए बता सकता हूँ। अगर इन दोनों चीजों का आंसर आपके पास है और आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। जब कोई व्यक्ति अपनी भावना को नहीं समझ पाता है तो हम उसको व्यवहारिक रूप से कैसे सही कर सकते हैं? तो उसे काउंसलिंग के लिए आना चाहिए। आना चाहिए ना। तो उसमें काउंसलिंग के लिए कहीं जहाँ वो जा सकता है उसे जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, मतलब अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आप लगातार सैड फील कर रहे हैं, जी आपको मैम। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी भूख खराब हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, जैसे अपन रात में रील्स देखते हैं और फिर अपने, एक अच्छा मन होता है एक बुरा मन होता है। अच्छा मन कहता है भाई फोन रख सो जा, लेकिन आप कोशिश भी करते हैं, आपने फोन एक तरफ रखा, आप सोने की कोशिश की, लेकिन अब आपको नींद नहीं आई, आपने फिर से फोन उठा फोन लिया। उठा लिया। इस लूप में आप रात के 2 बजा देते हैं, है ना। ये जो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं होगी तो खाना पूरा नहीं होगा, खाना पूरा नहीं होगा तो डेफिनेटली ये लूप जितना देर तक चलेगा उतने आप अकेले होते जाएंगे, आपके इमोशन सप्रेस होते जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ डिप्रेशन एक अंधेरा कमरा है जो स्ट्रेस से शुरू होता है, एंग्जाइटी से शुरू होता है, एंगर से शुरू होता है, हर्ट से शुरू होता है। अगर आपने इन सबको शुरुआत में ही कंट्रोल नहीं किया तो अंधेरे कमरे में जाने का तो रास्ता है, निकलने का रास्ता निकलने का रास्ता नहीं है। तो जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि आप बाहर लोगों से बात करने से कतरा रहे हैं, आप दुखी फील कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी आपको दुख हो रहा है, Sad feel आपकी करते हैं। नींद अच्छी नहीं है, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू नीड हेल्प, यू नीड गाइडेंस, यू नीड काउंसलिंग, यू नीड समवन टू अंडरस्टैंड यू, जो आप नहीं समझ पा रहे, आपकी कंफ्यूजन, आपकी क्लैरिटी की जरूरत है। और एक काउंसलिंग सेशन में ऐसा नहीं है कुछ चीजें बदल जाती है, नो। एक काउंसलिंग सेशन में एक व्यक्ति आपको एक हेल्दी तरीका बताता है चीजों को रिस्पॉन्ड करने का, ना कि रिएक्ट करने का। अब अगर हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे लिम्बिक सिस्टम में, अपने ब्रेन में 2 पार्ट है। एक पार्ट जो आपको रैशनल थिंकिंग देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है, जो समझकर व्यवहार करता है, वो जी। रिस्पॉन्ड करता है। और एक सेक्शन है जो आपको तुरंत रिएक्टिव बिहेवियर देता है। तो मैं आपको सुई चुभाऊंगी, आप तुरंत मेरा हाथ पीछे फेंकेंगे, ये रिएक्शन है, ये जल्दी होता है, तुरंत होता है और आपका इसमें कोई रोल नहीं है।
तो बस मुझे अपने दिमाग को इस रिएक्टिव से रिस्पॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना है। ओके। जो शुरुआती ही टाइम में आप काउंसलिंग के सेशंस के थ्रू किसी समझदार व्यक्ति, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति जिसको टूल टेक्निक्स का ज्ञान है, वो आपकी स्थिति को समझ के आपको कुछ टेक्निक्स बताते हैं। जैसे 6 सेकंड का पॉज है, आपको जैसे ही गुस्सा है आप 6 सेकंड के लिए चुप हो जाए। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका ब्रेन उस रिएक्शन वाले कॉलम से हटकर रिस्पॉन्ड वाले कॉलम पे आ गया। अब जो आप पहले भसड़ मचा सकते थे, पहले आप गलत कर सकते थे, किसी को हर्ट कर सकते थे, अपना नुकसान कर सकते थे, अब आप नहीं करेंगे। ऐसा होता है मैम? बिल्कुल होता है, करके कहीं ऐसा नहीं हो कि और ज्यादा गुस्सा आ जाए 6 सेकंड के बाद में? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होगा? ये साइंटिफिकली मैं कोई ओके, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अरे भाई तो बहुत अच्छी बात बताई और आपने। ऐसी बहुत सारी सीबीटी टेक्निक्स होती हैं जी। जिसमें आप उस हम जो भी कोई हरकत कर रहे हाँ हैं, जी। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला गुस्सा आया तो 10 तक काउंट करो, हम केवल अपने रिएक्टिव ब्रेन को रिएक्टिव ब्रेन से रेस्पॉन्डिंग ब्रेन तक आने का वक्त दे रहे हैं। ओके, अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए जब भी गुस्सा है ना तो चुप हो जाना चाहिए, एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, बॉडी स्ट्रेच कर लेना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए कुछ समय के लिए। उस समय के लिए विड्रॉल नहीं करना है। ओके, विड्रॉल नहीं करना है। अक्सर लड़कों में ये पाया जाता है कि जब उनके मन की बात नहीं होती, या जब वो जो नहीं सुनना चाहते, या जब उन्हें लगता है कोई उनकी बात को रिजेक्ट कर सकता है, तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं, विड्रॉल कर जाते हैं। इसे विड्रॉल कहते हैं। और वहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए और फिर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। विड्रॉल इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू डू। अभी आपने 2-3 वर्ड्स यूज किए, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। मैम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन देम? एंजाइटी से शुरू करते हैं जी। एंजाइटी अच्छी है, पॉजिटिव। ओके। मतलब कल आपका एग्जाम है, अगर आज रात में आपको थोड़ी सी चिंता हो रही है तो ये आपको मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए, मेंटली ऑन रहने के लिए, ताकि कल आप अच्छा परफॉर्म कर सको। लेकिन एक डिग्री से ज्यादा अगर एंजाइटी बनी रहेगी तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी। ओके। मतलब एक लिमिटेड टाइम तक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सोचना जो पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, एंशियस होना इज ओके। कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो दिमाग को नहीं पता है या दिमाग को एक चैलेंज की तरह आती है, उसको कैसे कन्फ्रंट करेंगे, इसके लिए एंजाइटी जरूरी है, होनी चाहिए पॉजिटिव। आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। लेकिन अगर मुझे लगातार एंशियस होना पड़ रहा है तो ये स्ट्रेस की पहली सीढ़ी है। लंबे समय तक, मतलब ड्यूरेशन पर ध्यान दें। अगर ये एंशियस होना लंबा चल गया बिना किसी रीजन के, रीजन है तो वो पॉजिटिवली ड्रेन करेगी। लेकिन अगर रीजन नहीं है, लंबा चल गया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, या जो अभी हुआ नहीं है, या जो हो चुका है वो आपके कंट्रोल से बाहर ऑलरेडी जा चुका है, उसके बारे में कांस्टेंट आप सोचे चले जा रहे हैं। तो आपके वो दिमाग पे एक बर्डन क्रिएट कर रहा है, दैट इज योर स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस लंबा खिंच गया, दैट इज डिप्रेशन। तो ये 3 सीढ़ियां हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। जितनी जल्दी पहली सीढ़ी आप कंट्रोल कर लेंगे, इन तीनों ही पड़ाव पे 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वाई एंड फॉर हाउ लॉन्ग। जब तक वाई कंट्रोल में है और उसका ड्यूरेशन वाई के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर ये लॉन्ग होता गया तो हर दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव से मुश्किल है, खतरनाक है, अच्छा नहीं है। तो किसी व्यक्ति को कब समझ लेना चाहिए कि उसे पेशेवर काउंसलिंग या प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए उसको? जैसे मैंने आपको कहा कि आप रिश्तों में, प्रोफेशन में, या अपनी रोजमर्रा के रिलेशनशिप में, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं, नया प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपके घर में बच्चा आने वाला है, आपके घर में शादी होने वाली है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी रोजमर्रा की चीजें हो, अगर उनके चैलेंजेस को कोप करते करते आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, भाई एक्शन ब्रिंग्स क्लैरिटी। ओवर थिंकिंग, हमारा दिमाग को ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा सोचूंगा मैं उतना सेफ हूं। दैट क्रिएट्स इल्यूजन। एग्जैक्टली, वो इल्यूजन, वो भ्रम क्रिएट करता है। और भ्रम की भी वो एक गोल सी दुनिया है जिसमें आप गुस्से गए। तो हम अपनी काउंसलिंग सेशन में कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ के देखो और फिर देखो क्या तुम्हारे कंट्रोल में, क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में, क्या तुमने इसको किया? तो पता चलता है अभी तो सोच ही रहे थे और लंबा सोच रहे थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, अगर आपको लग रहा है ड्यूरेशन लंबा निकल गया कि 1 महीने से जी मैं परेशान हूं,
जी। क्यों परेशान हूँ पता नहीं। पता नहीं। 1 महीने से मैं सो नहीं पा रहा, क्यों नहीं सो पा रहे पता नहीं। 1 महीने से मैं प्रॉपर जिम नहीं जा रहा, खाना नहीं खा रहा, मेरे उससे बात नहीं हो रही है। तो ये मतलब एक लंबा ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने इमोशंस को समझने में सक्षम नहीं है। देन आपको प्रोएक्टिवली यू शुड लुक फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। नए रिश्तों में किसी का आना या किसी का आपके जीवन से जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का ब्रेकअप हो जाना, आप इमोशनली इतने सप्रेस हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी के जाने को कैसे हैंडल करते हैं, देन टेक अ हेल्प, गो विजिट अ काउंसलर। मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग कहाँ तक एक बेस्ट रोल प्ले करती है? मनोज जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में हम मेंटल जैसे शब्दों को प्रयोग को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। जी। मतलब जो लोग दिमागी रूप से कुछ चैलेंजेस को भी झेलते हैं ना, उन्हें मेंटली चैलेंज कहते हैं, यस मैम। है ना। तो ये एक नेगेटिव टर्म है। इमोशनल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बिहेवियर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि मुझे अवेयरनेस है कि मैं गुस्सा हूं, मुझे अवेयरनेस है कि मुझे आपसे परेशानी है, मुझे अवेयरनेस है कि मैं खुश फील कर रही हूँ, मैं दुखी फील कर रही हूँ, आज मैं मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मुझे मूड स्विंग हो रहे हैं। जब मुझे नॉलेज होगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तभी मैं अपने आप को रेगुलेट कर सकती हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कोई मुझे पूछे, मैं तो बोलूँ कि स्कूलों में शुरू हो जानी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये वो स्थिति है जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट, आपका ईआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई। ईआई वो आपके रिश्तों को बनाने के लिए, आपका सामाजिक सामंजस्य बैठाने के लिए, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आप कितने फेलियर होंगे, इस सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू फील, क्योंकि जब तक आप जिस जिस इमोशन को आप नेम नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जब तक आप उसे नाम नहीं दे सकते तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे पता है गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मुझे पता है अच्छे को कैसे एक्सप्रेस करना है। आज मुझे चिंता है, मैं नाम दे पा रही हूँ, लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ आज पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, तो जब मैं नाम नहीं दे पा रही हूँ मतलब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर पा रही, मैं अवेयर नहीं हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। और जब तक मैं नाम नहीं दे पाऊंगी तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी एंग्शियस होना, स्ट्रेस होना, और फिर डिप्रेशन में जाना इफ इट बहुत सारी गोस कंडीशंस होती हैं, धीरे धीरे इंसान दूर हो जाता है। एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि काउंसलिंग में आध्यात्म का क्या रोल है? अभी रिसेंटली मैं ऐसा समझ पाई हूँ कि पूरा जो काउंसलिंग का एक स्ट्रक्चर है ना, अगर वो आध्यात्म से शुरू हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग ये है कि मैं हूं, ये आपका अहम, मैं ही हूं, ये आपका वहम। और अहम और वहम इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। जिस पल आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, आध्यात्म का मतलब मैं अपने भाषा में जो पाती हूँ वो ये, जिस भी धर्म में आपको मानते हो, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आपका भरोसा हो, आप उसको समर्पित कर देते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा। जब मैं ये कहती हूं कि जैसे प्रभु की इच्छा, तो सबसे पहले मैंने अहम को बताया, आई एम नॉट दी सुप्रीम पावर, तो अहम कट गया। और जैसे ही मैंने बोला जैसे प्रभु की इच्छा, तो मैंने अपने वहम को भी वहीं दबा दिया, ये कहते हुए कि सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। जब आपने अहम और वहम पे काम कर लिया, मतलब आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई है आपसे परे जो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, जिसने प्लानिंग करी हुई है, जिसकी मर्जी से सब घटेगा। तो जब आप इस बात को स्वीकार लेते हैं तो अब आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आपको एंजाइटी नहीं होगी। कोई आपके रिश्ते में आया और चला गया तो आप कहेंगे जैसी प्रभु की इच्छा। किसी ने आपको धोखा दिया, आप बोलेंगे भाई मेरा कर्म रहा होगा। किसी ने आपको परेशान किया, आप बोले ईश्वर इसका भला करे। तो आप कोई नेगेटिव इमोशन जनरेट ही नहीं कर रहे। तो जब आप ईश्वरीय शक्ति में भरोसा करते हैं, आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते मेरी ही कोई गलती रही होगी। वरना आप क्रिप करेंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है आध्यात्म का रास्ता बहुत ही पवित्र रास्ता है, जो आपको अहम और वहम को कंट्रोल करने में मदद करता है।
जो हर बार आपको बताता है कि कितना भी कुछ बिगड़ेगा, कोई है जो उसे हर बार संभाल लेगा, कोई है जो हर बिगड़ी कहानी को बनाकर सही रास्ते पे ले आएगा। तो आध्यात्म मैं तो अपनी काउंसलिंग में बहुत यूज करती हूँ, इसके बहुत फायदे देखे हैं। 10-10 साल से जो लोग कुछ चीजों से गुजर रहे थे, परेशान थे, उनका जीवन अस्त व्यस्त था, केवल आध्यात्म के सहारे से सब कुछ चेंज हो गया। तो मेरा तो 100% भरोसा है, आध्यात्म तो बहुत 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 पॉजिटिव रास्ता है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दुनिया में किसी और जगह जाए हुए। अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो आप अपने अहम वहम पे काम करते हैं, आप खुद पर काम करते हैं और हर होने वाली चीज में ईश्वरीय मर्जी समझ के उसको स्वीकार लेते हैं और आधे बैटल यहीं खत्म हो जाते हैं, मन के युद्ध यहीं खत्म हो जाते हैं और इंसान सुख और समृद्धि और शांति को पा पाता है। पा लेता है। जरूरी है। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू मैम। Thanks ये a हमारे lot. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने मैम से पूछे, जिनका आंसर आपको मिला होगा, शायद आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहेंगे। और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मनोज जी। और जितने लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं आपसे यही बोलूंगी, लाइफ बहुत छोटी सी है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। हर फील्ड में आप जहां भी जो भी करें, जितना भी करें, अपना 100% दें। और जब भी आपको अटका हुआ महसूस हो तो अपनी अटकन को बढ़ाए ना, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपसे ज्यादा दुनिया की समझ रखता है, चीजों की समझ रखता है, ताकि वो आपको समय रहते गाइड कर दे। तो आप जहां अटके हुए वहां से कोई आपको निकाल लेगा। ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर है। और बस सब खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार।